इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो स्लोवाकिया के दौरे पर हैं और स्लोवाकिया के दौरे के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। दुनिया के मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव एक बार फिर से साफ तौर पर दिखाई दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि साल 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां आधिकारिक दौरे पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको खुद मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात ने भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का संदेश दिया। दुनिया के नक्शे पर भारत का डंका किस कदर बज रहा है, इसकी एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक तस्वीर यूरोप के दिल स्लोवाकिया से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने द्विपक्षीय दौरे के तहत स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे हैं। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश की धरती पर कदम रख रहा है। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए खुद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्लोवाकिया के ऐतिहासिक कैसल में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन इस राजकीय स्वागत की सबसे अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर उस वक्त दिखी जब वहां पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम का गीत गाया गया। विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रगीत की गूंज और वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों का उत्साह ये बताने के लिए काफी था कि 7 समंदर पार भी मोदी मैजिक किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। यह दौरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी की उस वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है जो दुनिया के हर कोने में भारत का मान बढ़ा रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के दौरान व्यापार, डिफेंस, रेलवे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम क्षेत्रों पर रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया जा रहा है। यूरोप के इस अहम देश में भारत के प्रति यह दीवानगी साफ दिखाती है कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में पीएम मोदी का कद कितना बड़ा हो चुका है। आजादी के 3 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया पहुंचना और वहां इस कदर वंदे मातरम के साथ पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत होना बदलते भारत की उस बुलंद वैश्विक साख की गवाही है जिसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड कर लिया है। संचिता उगले लोकप्रिय टीवी शो कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया जैसे कई शो का हिस्सा रह चुकी थीं। संचिता उगले का शव सीलिंग फैन से लटका मिला। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं संचिता उगले के भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। काले धंधे वाली इंडस्ट्री की वजह से मेरी बहन आज हमारे बीच नहीं है। 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने देश को झकझोर दिया था। अब 6 साल बाद देश की उभरती अभिनेत्री संचिता उगले के सुसाइड से देश सन्न है। करीब 22 साल की टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड कर लिया है। एक्ट्रेस संचिता उगले का शव पंखे से लटका मिला। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तरह हीरोइन संचिता उगले ने भी कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। संचिता उगले ने मौत को क्यों गले लगाया, यह सवाल अब जांच के घेरे में है, लेकिन परिवार का दर्द और दावे सुशांत फाइल को खोल रही है। सबसे पहले एक्ट्रेस संचिता उगले के भाई आकाश की पहली गवाही सुनिए।
एक्ट्रेस संचिता का भाई आकाश साफ साफ कह रहा है कि मेरी बहन डर गई, ये इंडस्ट्री डरा देती है, धमकी देती है, इसमें बड़े बड़ों का हाथ रहता है, मिडिल क्लास के लोग ऊपर जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। मेरी बहन ने सुसाइड किया तो उसको अगर वो बहुत डर गई, क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना वो दबा देती है, धमकी देती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया, उसको खा लिया, अंदर से खोखला कर दिया, और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, ये तो अब सबको पता है। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली पावर गेम चलता है हमारी इंडिया में, और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़कियां लड़के ऊपर जाते उनको दबा दिया जाता है। टीवी इंडस्ट्री की उभरती हुई हीरोइन संचिता उगले के भाई की आंखों में दर्द है, इंसाफ की आस है और फिल्मी दुनिया के वो राज जिनको वो आज खोल रहा है। संचिता उगले के भाई ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस तक से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो इस घटना का संज्ञान पूरे भारतवर्ष में सबको लेना चाहिए। मेरी विनती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी सीएम एकनाथ जी शिंदे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार जी, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बात का संज्ञान लीजिए, क्योंकि आज इस काले धंधे वाली इंडस्ट्री की वजह से मेरी बहन आज हमारे बीच नहीं है। एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत के बाद उनका भाई आकाश साफ साफ कह रहा है कि काले धंधे वाली इंडस्ट्री की वजह से उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक उन सवालों के जवाब नहीं तलाश पाई है जो देश जानना चाहता है। संचिता मचिंद्र उगले, उम्र 22 साल, इन्होंने अपने खुद के घर में कुछ रीज़न की वजह से सुसाइड हैंगिंग किया है। उस वजह से उनके पिताजी की मचिंद्र उगले इनके फिरियाद से गुन्हा दाखिल किया है, आकस्मिक 58/2026 दाखिल किया है और आगे का कार्रवाई चालू है। इंक्वेस्ट पंचनामा कार्रवाई हो गई है और मरने का रीज़न इन्वेस्टिगेशन में आगे समझ में आएगा, वो हिसाब से आगे की कार्रवाई। एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत अब मिस्ट्री बन गई है। वहीं ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्ट्रेस की मौत की हाई लेवल जांच की मांग की है। AICWA ने अधिकारियों से अपील की है कि वो कोई कोर कसर ना छोड़े और यह पक्का करें कि इस मामले के सभी पहलुओं की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो। सवाल यही है कि जो अभिनेत्री अपनी अदाकारी से लोगों को दीवाना बना देती थी, जिसके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले थे, उसने मौत को गले क्यों लगाया? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो फिल्म और टीवी सीरीज भी दिखाते हैं जिसमें संचिता ने काम किया। कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया, दिलवाली दुल्हा ले जाएगी, फिल्म छावा। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर हैं, जिससे साफ होगा कि टीवी इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन संचिता उगले ने सुसाइड क्यों किया, आत्महत्या के तार कहां जाकर जुड़ते हैं और संचिता उगले को किस बात का और किसका डर था। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का वैरागी वाला गांव रविवार को छावनी में तब्दील हो गया। बीजेपी के नेता विनोद कुमार की बेरहमी से की गई हत्या के बाद भड़का आक्रोश ऐसा सुलग उठा जिसे शांत करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। रविवार देर शाम तक गांव में बवाल, आगजनी और पथराव का तांडव चलता रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों और ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आनन फानन में गांव के चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी, पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। नहीं होगी तो हम खुद निपटेंगे, प्रशासन हट जाए हम खुद करेंगे, इतना सक्षम हम कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का बैरागी वाला गांव रविवार को छावनी में तब्दील हो गया।
बीजेपी के नेता विनोद कुमार की बेरहमी से की गई हत्या के बाद भड़का आक्रोश ऐसा सुलगा जिसे शांत करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। रविवार देर शाम तक गांव में बवाल, आगजनी और पथराव का तांडव चलता रहा। गुस्साइल ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों और ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आनन फानन में गांव के चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी, पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नाराज लोगों की भीड़ द्वारा पुलिस पर भी ईंट पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। हत्या के मामले में 12 नामजद और 30-35 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस की टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। घटना के बाद मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। वहीं परिजनों ने 5 आरोपियों के एनकाउंटर की मांग उठाई है। 3 दिनों में वो पड़े वहाँ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो। जिसने भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ सर, हमारे पर पंचनामे का दबाव बनाया जा रहा है कि आप तुरंत पंचनामा कराओ। नेतागिरी के माध्यम से भी, सिस्टम के माध्यम से भी, मैं जैसे जैसे तोड़ जोड़ होता है उनका सभी अपने हथकंडे अपना जा रहे हैं, लेकिन हम पंचनामा नहीं करेंगे। हमें खून के बदले खून चाहिए, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। नहीं होगी तो हम खुद निपटेंगे, पिस्टल से हट जाए हम खुद करेंगे, इतनी सक्षम हम कर सकते हैं। मरेंगे तो मिटेंगे तो वही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सामने वालों को मिटाएंगे जब हम छोड़ देंगे। हमारे साथ पूरा सहयोग है, मेरे समाज का पूरा सहयोग है, पूरे ग्रामवासी, आसपास के 4 गांव भी हमारे साथ ऐसे खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। हम बख्शेंगे नहीं और हमें गांव में कोई भी नजर नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के माध्यम से कार्रवाई की गई है। मान लीजिए जो है गाँव को जो है इस बच्चों की तरफ देखा जा, इसको कुछ वो होना चाहिए, और भाई जो जिन्होंने हत्या करी इनके वास्तविक सूचना को होना चाहिए, होना चाहिए। दरअसल खेत में पानी लगाने और पैसे को लेकर गांव में ही एक विशेष समुदाय के परिवार और पीड़ित परिवार के बीच विवाद चल रहा था। घटना से एक दिन पहले सेटरिंग के 14,000 रुपए के लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी। इसी दौरान खेत के ट्यूबवेल से पानी डालने को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इस हमले में सिर पर हथौड़ा लगने से विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद रविवार सुबह इलाके में तनाव फैल गया। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। बीजेपी नेता विनोद कुमार की हत्या ने न सिर्फ एक परिवार उजाड़ दिया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया है। विलय से पहले सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें औपचारिक रूप से पत्र सौंपकर अपने नए राजनीतिक स्वरूप के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बेंच आवंटित करने की भी मांग रखी है। इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का भी फैसला किया है, जिससे संसद में राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया है। एक साथ इतने सांसदों के पाला बदलने से टीएमसी को केंद्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी में विलय से पहले सभी 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने बकायदा स्पीकर को पत्र सौंपकर सदन में अपने आधिकारिक विलय की जानकारी दी है और लोकसभा में अपने लिए एक अलग बेंच आवंटित करने की मांग भी रखी है। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए बागी गुट ने संख्या बल का पूरा ध्यान रखा है, जिससे उन पर दल बदल कानून का खतरा न मंडराए। बागी सांसदों ने टीएमसी छोड़ने और एनसीपीआई पार्टी में विलय को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए।
ये दुखी की बात है। जो 1 महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए, देश के एवं राज्यों के लिए। वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा पार्टी ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा। We are with the NDA. We support NDA. We will support that. And this is we are merging with the NCPI. Time will say. Before that, they said we are not 19. They always said. We said yes, we have that magic figure. We proved that. इसका पीछे एक ही कारण है, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं है ना। हम दोनों पार्टी मिलके एक तो स्टैंडर्ड पोजीशन में आने चाहता है कि हम आगे बढ़े। हमारा 20 है, उसको साथ में लेके हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग एल्स। कुछ नहीं था, सब अकेला चलाता था, छुप छुप के घोट बांध के चलाता था। कुछ नहीं है। इट इज नॉट ओरिजिनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। वो जो चलता था ना, बच्चे का खेल चलता था। पॉलिटिक्स में सब नहीं चलना चाहिए। जो होगा अपने करेगा, जो करेगा अपने बैठेगा। अरे यू आर द हेडमास्टर ऑफ द पार्टी। एक पार्टी का तो नाम से रहेगा, कमेटी रहेगा, मेंबर रहेगा, बैठ के बात होगा, रेजोल्यूशन होगा। कुछ नहीं, आया ना गया, आया राम गया राम हो गया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी में शामिल होना दर्शाता है कि ममता बनर्जी की टीएमसी अब टूटने की कगार पर है। वहीं एनसीपीआई पार्टी का संस्थापक सदस्य शांतनु डे ने टीएमसी सांसदों की विलय होने पर कहा कि अगर संविधान इसकी इजाजत देता है तो ये हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है तो होना चाहिए। मुझे अभी तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं, अभी तक तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं। सिर्फ शिवली कुंडू अकेले और उनका हस्बैंड अकेले बोल रहे हैं। पूरा दल का जो है उसका डिसीजन जब सामने आएगा, हम लोग प्रेस मीट भी करेंगे, उसका जब हिसाब सामने आएगा तभी इसके ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन आ सकते हैं। इस विलय के साथ ही इन सभी सांसदों ने केंद्र की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर काम करने का खुला दावा कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ संसद में एनडीए का पलड़ा और मजबूत होगा, बल्कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल जाएंगे। टीएमसी नेतृत्व के लिए डैमेज कंट्रोल करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं एनडीए नेताओं ने इस पर कहा है कि टीएमसी में नेता ममता के डर की वजह से चुप थे, अब सत्ता हाथ से गई तो सभी ने सच बोलना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी। अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। यानी वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे। अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठे हैं, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं। देखिए, एनसीपीआई त्रिपुरा की एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, और अगर ये टीएमसी के सांसदों ने तय किया है तो निसंदेह एनडीए की ताकत इससे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आया, ममता दीदी से जनता ने ममता करना छोड़ा और हालात अब यह हो गए कि उनका यह मंतव्य आया कि जिसको दल में रहना है रहे, नहीं तो जाए। ऐसी स्थिति में सांसदों का अलग होना, नेशनल डेमोक्रेटिक जो भी उनका पार्टी है उसमें विलय किया जाना, इस बात का सूचक है कि ममता दीदी से ममता के कारण विधायक और सांसद आपके साथ नहीं थे, बल्कि आपके भय के चलते थे, या आपके राजनीतिक बल जिसमें नैतिकता की परिभाषा नहीं थी, जिसमें भय प्रतीत होता था, उसके चलते आपके साथ थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने बागी सांसदों को लेकर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों को ममता ने कूड़ेदान से उठाया, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया, वो लोग धोखा दे रहे हैं। कूड़ेदान से निकाल कर ममता ने ऐसा विधानसभा में भेजा और मंत्री बनाया।
न्यूनीकरण करने के लिए ही अलग पार्टी बनाई उन्होंने। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, वो अलग पार्टी लेके राजनीति करेंगे ऐसा किसको लगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। उनको बीजेपी में जाना था, इसलिए उन्होंने अलग पार्टी सुविधा के लिए बनाई है। फिलहाल इस बगावत के बाद टीएमसी खेमे में सन्नाटा है, तो वहीं एनडीए खेमा इस नई ताकत से उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को लिखे लेटर में आग्रह किया है कि वो पार्टी के किसी भी अलग गुट को मान्यता न दे। टीएमसी एक अलग दल है। दूसरी ओर अगर स्पीकर इस विलय को मंजूरी देते हैं तो टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इससे लोकसभा में पार्टी की ताकत घट जाएगी, साथ ही संसद में विपक्ष का अर्थमैटिक भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली के एक बयान ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जावेद अली ने कहा कि बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है और धर्म के आधार पर आपसी विश्वास कमजोर हुआ है। उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। कांग्रेस ने भी इस टिप्पणी की आलोचना की है और इसे अनुचित शब्दावली बताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों का राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बहुसंख्यक अवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। बहुसंख्यक समाज पर सपा सांसद जावेद अली के बिगड़े बोल से सियासी बवाल मच गया है। जावेद अली की नजरों में बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है। वैसे तो यूपी में अगले साल चुनाव है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से निचले स्तर पर पहुंचने लगी है। मुरादाबाद में सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि आज देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच आपसी विश्वास कमजोर हुआ है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ी है। जावेद अली के मुताबिक बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। धर्म के आधार पर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक अवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। सपा सांसद जावेद अली खान की टिप्पणी से बीजेपी लाल हो गई है और अखिलेश यादव पर भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं योगी के सहयोगी योगेंद्र उपाध्याय भी सपा पर तीखा हमला कर रहे हैं। हाँ, हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए, हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो देश विरोधी, हिंदू जहरीला हो गया, जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू जहरीला उसके लिए है। अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिनके अंदर जहर है वो जहर उगलेंगे और जिनके अंदर अमृत है वो अमृत उगलेंगे। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की और उनकी संस्कृति है कि काफिरों को मारो, तो वो वही जहर उगलेंगे। जावेद अली की भाषा का समर्थन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी नहीं कर रहे। इमरान मसूद ने दो टूक कहा कि ये बहुत गलत शब्दावली है। अगर बहुसंख्यक तादाद में सेक्युलर ना हो तो देश का ताना बाना ही बिगड़ जाए। ये बहुत गलत शब्दावली है। देश के अंदर बहुसंख्यक लोग अगर बहुसंख्यक तादाद में सेक्युलर ना हो तो देश का तो ताना बाना बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की वजह से आप किस तरह से ऐसे बोल सकते हैं, गलत बात है। जावेद अली खान की भाषा से यूपी की सियासत गर्मा गई है। विरोधियों के साथ साथ अपने भी सपा को घेर रहे हैं।
अब देखना होगा कि ऐसे बयान सपा को अगले चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग, विकास और विपक्ष के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि इस बार विश्व योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ती उम्र के लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है और संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट से आए किसानों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर कहा कि ये उन किसानों के योगदान का सम्मान है जिन्होंने विकास की बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव में बेईमानी के आरोपों पर भी पलटवार किया और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक नाकामियों और गलतियों से सबक नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं है बल्कि सरकार की कार्यशैली है। इस तमाम विषयों पर खास बातचीत की यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने इंडिया वॉइस के संवाददाता अजहर खान के साथ। सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। देखिए, योग की थीम है इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती हुई उम्र के लोगों के लिए योग का आह्वान किया है, थीम दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। योग तो हर उम्र के लोगों ने अपना लिया है, महिलाएं क्या, युवा क्या, बुज़ुर्ग क्या। तो भारत की सनातन विधा को, ये अतीत की भारत की बड़ी ऋषियों की, मुनियों की, हमारे योगियों की परंपरा थी, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सारे विश्व में स्थापित किया, दुनिया के स्वस्थ और निरोग रखने का जो उनका सपना था उसको संसार ने अपनाया भी है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने जब विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया तो संसार के बहुमत के देशों ने, बहुत सारे देशों ने इसको एक स्वर से पारित किया। आज ये 12वां वर्ष है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इन 15 वर्षों की यात्रा में योग ने सारे संसार में, हर घर में योग, जन जन योग, तो सब लोग जुड़ चुके हैं। इस बार का भी योग जो है वो उन बुज़ुर्गों के लिए की थीम पर है और गांव, शहर के पार्कों में, गांव के अमृत सरोवरों के किनारे, पार्कों में, मंदिरों में, जो पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों पर जहाँ भी सार्वजनिक स्थान हो, जहाँ लोग एकत्र हो सके, योग कर सके। तो इस बार का योग दिवस भी बहुत ऐतिहासिक होगा। और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन भागीदारी बढ़ रही, योग को लोगों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया है। निरोग रखने का, स्वस्थ शरीर, ये व्यायाम नहीं है कि शरीर बनेगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, लेकिन शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है और मस्तिष्क स्वस्थ होता है। तो कहते हैं ना कि अच्छे मस्तिष्क में ही, अच्छे शरीर में अच्छा मस्तिष्क रहता है तो इंसान बहुत सुखी खुशहाल रहता है। तो मुझको लगता है कि तन को, शरीर को मन से और मस्तिष्क से जोड़ने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। सारे संसार को मोदी जी ने जो ये मंत्र दिया है, आज संसार आज योग करने लगा है। निरोग रखना है अपने आप को, स्वस्थ रखना है अपने आप को, और स्वस्थ समाज, वेलनेस, इसमें जैसे रोग की बात ही नहीं होती, वेलनेस की बात हो रही है। तो योग भी वेलनेस की तरफ आपको ले जाता है कि आप निरोग रहेंगे, दवाएं नहीं खाएंगे, स्वस्थ जीवन, खान पान, तो इसको अपने जीवन शैली में अपनाना है। और लोगों ने योग को अपनाया है और दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो यात्रा है वो अनवरत रूप से पिछले 12 वर्षों में केंद्र में, 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो यात्रा है, ये बहुत ही बेमिसाल है, अकल्पनीय है। जिस तरीके से योग ने जन जन में अपनी जगह बनाई है, आज किसी को समझाना नहीं पड़ता। लोगों ने बड़े सहज मन से, अच्छे मन से इसको स्वीकार किया है। तो ये भारत के उस अतीत की विधा का सम्मान बढ़ रहा है दुनिया में, तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है।
सर, आज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट की शुरुआत हुई है और लगभग 170 किसान जो है वो मुख्यमंत्री से मिले जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन दी थी। और सर, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? अंतर राज्यीय परिवहन जो देश के हमारे इंटरनल हिस्से में यात्री परिवहन के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। भारत का गरीब कभी कल्पना नहीं करता था, आज सामान्य चप्पलों में पहन के भी वो अपने जहाज़ की यात्रा कर लेता है, इसलिए कि सुलभता बढ़ी है। आज़ादी के 60-65 सालों में हम कह सकते हैं कि 2014 के पहले के भारत में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। मात्र 12 सालों में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 90 एयरपोर्ट बनाए हैं। आज की डेट में देश में 164 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की बात आपने किया तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। अभी अयोध्या जब से भगवान रामलला का कॉरिडोर बना है, मंदिर बना है, तब से अयोध्या भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा, सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा। तो ये जो उत्तर प्रदेश आज कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का प्रदेश, एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, 24 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश है। तो ये जो विकास की यात्रा है ये बड़ी अनूठी है। कभी अतीत में झांक के देखिएगा तो लगेगा कि 8 वर्षों के पहले उत्तर प्रदेश का इंसान अपनी जान की भीख मांगता था। हर माँ डरती थी कि उसका बेटा घर के बाहर निकलेगा तो सलामत लौटेगा कि नहीं। इंडस्ट्री, आज हम गर्व से कहते हैं कि 90 लाख से ज़्यादा MSME के कारखाने उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। 45 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर पिछले दिनों लगातार वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहा है। अतीत में क्या था? अतीत में रंगदारी थी, वसूली थी, अपहरण उद्योग था, जेलों से समानांतर सरकारी अपराधियों की चलती रहती थी। तो मैंने कहा कि उस दौर की तुलना करिएगा तो आज एक स्वर्णिम उत्तर प्रदेश है। देश की ग्रोथ का इंजन उत्तर प्रदेश है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम तीसरी पायदान पर है देश में, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, बदहाल था। तो बदला है उत्तर प्रदेश, बदला है भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो ये जो यात्रा है ये बड़ी अनूठी है और बड़ी ऐतिहासिक है। हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ताकतवर उत्तर प्रदेश हो रहा है तो देश भी ताकतवर हो रहा है। तो ऐसे में ये 12 साल केंद्र के और 9 साल उत्तर प्रदेश के बड़े ही बेमिसाल साल हैं। सर, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है बंगाल में, बिहार में चुनाव में बेईमानी की गई और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से होता है तो आगे भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। देखिए, अपनी नाकामियों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी की गई गलतियों से कोई राजनीतिक दल इस देश में सबक नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये नारा दिया। ये नारा कोरे कागज़ का नारा नहीं, ये एक ज़मीनी हकीकत है, धरातल पे उतरी हुई सच्चाई है कि गरीब का दिल जीत कर, मज़दूर की भलाई करके, किसान के जीवन स्तर को ऊंचा करके, मातृशक्ति को सम्मान देके, तो ये जो सरकार काम कर रही है इसने देश के उस हर विधा को, हर व्यक्ति को, हर पहलू को, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि देश के उस आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और वह व्यक्ति मजबूत हो। आज उसी की भलाई हो रही है। वह व्यक्ति 25 करोड़ लोगों के जीवन का स्तर इन पिछले 12 साल की यात्रा में ऊपर उठा है। तो 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर अगर बदल सकती है सरकार, 24 घंटा पानी दे सकती है, हर घर नल से जल दे सकती है, बिजली दे रही है, गाँव में, शहरों में कोई असमानता नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में विशेष स्पेशल बिजली मिलती थी, उत्तर प्रदेश तरसता था। 70 में 65 जिले पानी को, बिजली को, जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को तरसते थे। आज पीने का शुद्ध पानी, हर घर नल से जल। अब देखिए, अगर कहीं गड्ढा खुद गया तो उसकी आलोचना करते हैं। देश की नहीं, दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हो, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है सरकार। 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान का कार्ड दे दिया, इलाज की गारंटी। गरीब को क्या चाहिए? रहने को छत मिल जाए, इलाज की सुविधा मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिल जाए, खाने को अनाज मिल जाए, एक अच्छी ज़िंदगी, बीमा। जितने खाते खुले जनधन के, 58 करोड़ खाते जनधन के खुले तो 58 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मिल गया। लाइफ सिक्योर हुई है, लोगों की जीवन सुरक्षित हुआ है। तो ये जो चीज़ें मिलती जा रही, 2 करोड़ बहनें, आज हमारी मातृशक्ति की बात करूँ आपसे तो 2 करोड़ बहनों को
आज लखपति दीदी कहा जा रहा है। 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह है जिसमें कि 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, मातृशक्ति जुड़ी हुई है, जो निर्माण कर रही है, जो ऐसे उत्पाद बना रही है जिसके लिए बाजार में बिक्री करके वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। तो मातृशक्ति मजबूत हुई है, किसान मजबूत हुआ है। अब तक जो है 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बार तीसरी पारी में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला सिग्नेचर जो किया वो किसान सम्मान निधि की किस्त जारी किया। इतनी चिंता है जिस प्रधानमंत्री को किसान की, मजदूर की, मातृशक्ति की, नौजवान की, तब देश तरक्की कर रहा। तो दिल जीत कर काम करने वाली सरकार है। अखिलेश यादव को इस बात का मलाल होता होगा कि हम काम तो किए लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। काम दिल जीतना नहीं संभव था, उन्होंने दिल दुखाया है। परिवारवाद, वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर वो लोग काम नहीं कर रहे। और देश के हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के लिए चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। हर व्यक्ति, देश का एक एक नागरिक कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। हम बांटने का काम नहीं करते, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना ऐसे यूं ही नहीं है। तो जनता का, समाज का, अपने देशवासियों का भरोसा जीतकर सरकार बन रही है, न कि किसी विपक्ष के इन आलोचनाओं से डरने वाली सरकार नहीं है। वो डर रहे हैं। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 22 राज्यों में दिल जीतकर सरकार काम कर रही है और देश के लोग का भरोसा है इस सरकार के ऊपर, उनके कामकाज पर, उनके विकास के नारे पर, विकास के मुद्दों पर, किए जा रहे विकास पर भरोसा है। तो ये अब किसी को तकलीफ है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अफजल खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद अब शांति समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता पूरा हो चुका है और इसके साथ ही ट्रंप ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और समुद्री यातायात को फिर से सुचारू करने का भी आदेश दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। इस जलडमरू मध्य के दोबारा खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने का रास्ता भी साफ हो सकता है। पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक डील पूरी होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस महाडील की मुहर लगते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी आर्थिक और सैन्य नाकाबंदी हटाने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब है कि दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जहां लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी तनातनी बनी हुई थी। डील के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। सभी को बधाई। मैं इसके द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू कर दो, तेल को फिर से बहने दो। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का ध्यान हॉर्मुज स्ट्रेट पर था, जिससे दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट कई महीनों से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव का केंद्र रहा है। शिपिंग में रुकावटों की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ये महान समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाएगा। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी असफल रहे। क्षेत्र में नेताओं को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें वास्तविक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जलमार्ग को बारूदी सुरंगों को हटाने के उद्देश्य से खोला जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए
दोनों दिशाओं में तेल का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि उनका प्रशासन उन जगहों पर सफल रहा है जहां पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे रह गए थे। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप के इस कदम से न सिर्फ मिडिल ईस्ट में दशकों पुराना तनाव कम होगा, बल्कि ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील मिलने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस फैसले से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अनपेक्षित और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।